हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा मैसेज है, आप लोग सुन सकते हैं या अपने वीडियो पहले देख रखा है तो आप स्किप कर सकते हैं। और सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बार कोड दिख रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो के तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो वीडियो रहते हैं पेपर 1 या पेपर 2 के मैं शेयर करता हूँ या PDF नोट्स हैं या कोई भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा, अपडेट रहेंगे आप। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड, ये जो वीडियो है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये कंटेंट पेड कोर्स का कंटेंट है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज को या तो वो लोग इसको वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने यूनिट वाइज PYQ डिस्कस किए हैं। जैसे पिछले 5-6 सालों में यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने इन वीडियो में बताया हुआ है, समझाया हुआ है लाइव क्लास के माध्यम से। ये रिकॉर्डेड है तो आप इनको देख सकते हैं। और उसमें केवल PYQ डिस्कशन नहीं है, इसमें मैंने PYQ को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है या करंट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। लेंदी जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको कैसे समझना है सो दैट कि आप जल्दी कम समय में जल्दी आंसर दे पाएँ, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम लिमिटेड होता है। तो आपको वो सभी तरीके आने चाहिए सो दैट कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हों कम समय में। तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है वीडियो में PYQ डिस्कशन के साथ साथ। ओके, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए और उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, पढ़ते सभी हैं, सबके पास नोट्स रहते हैं या बुक्स रहता है, बट प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना PYQ सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया है। सो जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इन वीडियो को देख लीजिए। एग्जाम तक मैं आपको डेली वीडियो डालता रहूँगा यूनिट वाइज, और बाकी जो कंटेंट होगा वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोर्सेज को तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मॉक टेस्ट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए भी ये आपका मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस जो जनवरी में हमारा एग्जाम होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे हर एक यूनिट का, और जो टेस्ट सीरीज है वो उसमें साथ में इंक्लूड रहेगी। या करंट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। लाइव क्लासेस भी होती हैं तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सो दैट कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उनकी तैयारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सो दीज वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू दोज हू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दे कैन आल्सो प्रिपेयर प्रॉपरली। एंड पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हमारे क्लासेस से। सो आप लोग इस वीडियो को देखिए एंड आई होप यू विल गेट द सक्सेस। यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो आपको कोई यूनिट 3 में कोई डाउट वगैरह है तो आप ग्रुप में डाल देना, तो मैं कंपाइल करके सब एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। यूनिट 3 यूनिट 4 बहुत लेंदी यूनिट नहीं है, जल्दी कवर कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो आप उसको जल्दी कवर कर लेना। टेस्ट सीरीज में कुछ पूछा, देखिए जो भी आपको डाउट वगैरह है आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं कंपाइल करके एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जितना कवर करना है उतना हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो डाउट रहते हैं आप लोग मैंने बोला हुआ है ग्रुप में डाल दीजिए, सो दैट के उसको लास्ट में ले लूंगा क्लास में। अभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई डाउट किसी का है, हो सकता है बाकी लोगों को डाउट ना हो, तो उसमें क्या है कि बाकी का टाइम सेव हो जाएगा ना। जैसे कि जो डाउट रहते हैं हम लोग क्लास क्लास डिस्कस करते हैं, सो दैट कि अगर कोई क्लास छोड़ना चाहता है वो छोड़ के जा सकता है, जिसका डाउट रहता है वो कंटिन्यू करेगा। तो टेस्ट सीरीज में कोई कूपन कोड अप्लाई होगा क्या? नहीं, उसमें नहीं होता है ना। टेस्ट सीरीज तो वैसे ही हो, उसका फीस कम है, उसमें नहीं होता है कूपन कोड अप्लाई, केवल कोर्सेज में होता है क्योंकि कोर्सेज की फीस थोड़ा ज़्यादा रहती है इसीलिए। चलिए। ओके, अगर वॉइस क्लियर ना हो तो बता देना मुझे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 की PYQ। अभी जो हमारा रिसेंट एग्जाम हुआ था जून 2024 वाला, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पहले कवर करेंगे, देन फर्दर दिसंबर 23 का डिस्कस करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। अदिति यादव, क्लियर है? उसमें एक्चुअली कोई कूपन कोड नहीं होता। आपको क्यों चाहिए? आपका तो ऑलरेडी कोर्स में होगा ना टेस्ट सीरीज। अदिति, इज इट क्लियर? चलिए पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। विच ऑफ कम्युनिटी मॉडल हैज अ वाइडर स्कोप ऑफ कवरेज? कौन सा मॉडल जो है ये बता रहा है कि काफी व्यापक होता है, उसका दायरा काफी व्यापक होता है। अगर हम कम्युनिटी मॉडल की बात करें, लेकिन लास्ट टाइम जो इसका मैंने आंसर मार्क किया था वो गलत था, अभी उसको मैं करेक्ट कर दूंगा।
क्या आंसर होगा? इंटर कम्युनिटी मॉडल, नेबरहुड मॉडल, प्लानिंग मॉडल और पार्टिसिपेटिव लर्निंग मॉडल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मॉडल है, अलग अलग थिंकर के द्वारा दिए गए हैं। एक तो आपका नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है। दूसरा है आपका सिस्टम चेंज मॉडल। तीसरा कौन सा है? स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल, ठीक है। ये किसके द्वारा दिए गए थे? सिद्दीकी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने एक मॉडल और दिया था, दैट इज इंटर कम्युनिटी मॉडल, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि जो इंटर कम्युनिटी मॉडल है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को डेवलप करता है। मतलब जैसे कि बाकी जो मॉडल है नेबर डेवलपमेंट मॉडल, ये क्या होता है बताइए? इसका फोकस होता है लोकलाइज्ड एस्पेक्ट पर, ठीक है, कम्युनिटी को मोबिलाइज कराना। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, जैसे कि कम्युनिटी के अंदर ही लीडर डेवलप करना। ये बेसिकली कम्युनिटी जो वर्क होता है ना, जैसे कम्युनिटी सेंटर बनाना, कम्युनिटी गार्डन बनाना, कम्युनिटी के जो वर्क होते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि जो कि जिसमें जो कम्युनिटी के लोग हैं वही इनिशिएटिव लेते हैं, उसी का कम्युनिटी से अंदर कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा, कोई ट्रेजरर बन जाएगा, और वही पैसा लेकर के अपनी कम्युनिटी के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, वाटर सप्लाई है, ये सभी बनाते हैं। तो वो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल कहलाता है, या उसको बोलते हैं नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, जहाँ पर फोकस होता है लोकलाइज पर, लोकल पीपल पर। वो खुद अपने लिए एसेट डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, खुद के इनिशिएटिव के माध्यम से। गवर्नमेंट वहाँ इंटरवीन करेगा, पैसा देगा, फंड देगा, या कोई एनजीओ के माध्यम से। तो यहाँ पर लोकलाइज पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। लोकल सर लोग तो जैसे हाँ। सर तो जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्लानिंग कमेटी हो जो ऐसा डिसाइड करती है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या देना है, तो वो नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल के अंदर आएगा। हाँ बिल्कुल, वो उसी में आएगा। जहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, जो पार्टिसिपेशन है वो कम्युनिटी के लोगों का ही होता है, उनका खुद का होता है। बाहर से एक बोल सकते हैं गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, या कोई एनजीओ है, या कोई प्राइवेट एजेंसी इंटरवीन कर सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग सपोर्ट। तो सपोर्ट सिस्टम बाहर से मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन होगा, जो इन्वॉल्वमेंट होगा, वो सभी लोकल लोगों का ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपके उड़ीसा में एक स्कीम है, जग मिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उनके द्वारा एक एक टीम बनाया गया कि जो स्लम एरिया होता है, स्लम बस्ती के अंदर इन्होंने एक एसडीए मेंबर बनाया, जिसको बोलते हैं स्लम डेवलपर एसोसिएशन। तो ये इनके लोकल लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, तो इसमें से उन्होंने एक को बना दिया प्रेसिडेंट, एक को ट्रेजरर, ओके, एक को सेक्रेटरी। और जो पैसा आएगा वो इनके पास ही आएगा, और ये चुने जाते हैं लोगों के द्वारा ही, आपस में डिसाइड कर लेते हैं कौन बनेगा। तो इसके लिए जग मिशन में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, या रोड बनाना, कोई स्ट्रीट लाइट बनाना, कम्युनिटी गार्डन बनाना, ये सभी चीज़ों के लिए वो सब, या प्ले ग्राउंड बनाना, ये सब करते हैं यही लोग हैं, पैसा मिलता है गवर्नमेंट से। तो ये क्या है? ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो फोकस करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, कि कम्युनिटी के लोग इनिशिएटिव लेंगे, बाहर से सपोर्ट मिलेगा, रिसोर्स मिल जाएंगे, लेकिन लोकल लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। दैट इज अ नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, क्लियर। दूसरा है सिस्टम चेंज मॉडल। सिस्टम चेंज का मतलब क्या होता है? कि जहां पर हम सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, रिफॉर्म करना, चेंज करना सिस्टम के अंदर, या कोई इंस्टीट्यूशन है उनमें बदलाव करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, या एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है, ठीक है। तो वो हमारा कह रहेगा सिस्टम चेंज मॉडल, जहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस में या जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिस्टम है, उसमें बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, सो दैट कि उनकी फंक्शनिंग बेहतर हो जाए। जैसे कि कहीं पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो हेल्थ फैसिलिटी इंश्योर करना, ताकि आप हेल्थ फैसिलिटी इंश्योर हो। इसके अलावा ये काम होता है, जैसे एनजीओ है या बाकी एजेंसी है, वो रिसर्च करती है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाती है, प्लानिंग करती है,
सो दैट कि बदलाव जो हम चाहते हैं, जो रिफॉर्म हम चाहते हैं, वो रिफॉर्म ला पाए। दैट इज कॉल्ड सिस्टम चेंज मॉडल। समझ में आ रहा है? बोलते जाना, एक एक करके समझ लेंगे। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। स्ट्रक्चर मतलब क्या हो रहा है, बताइए। स्ट्रक्चर चेंज मॉडल जनरली हम यूज करते हैं जहां पर किसी प्रकार की जो है इनइक्वलिटी, या किसी प्रकार से लोग जो है रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर पा रहे हो। जैसे मान लीजिए मेजोरिटी कम्युनिटी एक्सेस कर पा रही है, बाकी कुछ लोग हैं माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि एक्सेस नहीं कर पा रहा है। जो वनरेबल सेक्शन है, जो किसी प्रकार से एथनिक माइनॉरिटी है, कोई भी माइनॉरिटी जो है, वो अगर पूर्ण रूप से वो सभी रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पा रहे जो कि सभी लोग कर पा रहे हैं, या किसी प्रकार की इनइक्वलिटी है, या किसी प्रकार का और प्रेसिव सिस्टम है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस, उसको बदलना, उसमें चैलेंज करना, उसको एड्रेस करना, तो ये स्ट्रक्चर चेंज मॉडल कहलाता है। तो यहाँ पर सोशल वर्कर एडवोकेसी करते हैं, ठीक है, एक्टिविज्म करना, मास मोबिलाइजेशन कराना, ये रिफॉर्म लाना, रेडिकल रिफॉर्म, सो दैट कि जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें बदलाव आए, चेंजेस आए, और जो लोग इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं या किसी प्रकार से oppressed है, they can also have the equal access to all the resources of community, including like for example education, health, employment, and all the like resources, वो सभी एक्सेस कर पाए। तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। स्ट्रक्चर में चेंज करना सो दैट की जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आए, चेंजेस आए, दे कैन आल्सो हैव द इक्वल एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी और ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, सो दैट दे कैन आल्सो हैव सेम। क्लियर? दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। तो यहाँ पर हाँ जी बोलिए। सर सिस्टम चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज बहुत सिमिलर साउंड कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस क्या होगा? देखिए सिस्टम, देखिए स्ट्रक्चर बता रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आप। देखिए जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसका फोकस होता है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कम्युनिटी है अगर किसी सामाजिक रूप से कमजोर है, तो वो आर्थिक रूप से भी कमजोर होती है और उसका पॉलिटिकल, बोल सकते हैं बैकग्राउंड, पॉलिटिकल स्टेटस उतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज एज द अदर कम्युनिटी हैविंग, ठीक है। तो उसमें बदलाव करना मतलब लार्ज स्केल चेंजेस लाना, सोसाइटल चेंज लाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है, जिसमें मास पार्टिसिपेशन होगा, बहुत ज्यादा ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि किसी सर प्रकार, अगर बोलिए। सर अगर ऑप्शंस में इंटर कम्युनिटी मॉडल और स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल और सिस्टम चेंज मॉडल हो, तो उसमें सबसे वाइडेस्ट स्कोप स्ट्रक्चरल चेंज का होगा फिर? नहीं नहीं, वो बता रहे हैं। तो वो आपका इंटर कम्युनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल दो कम्युनिटी के बीच, जैसे यहाँ पर दो कम्युनिटी साथ में आती है, तो इसका स्कोप वाइडर होता है, ठीक है। जो स्कोप आपका स्ट्रक्चर चेंज मॉडल है और जो सिस्टम चेंज मॉडल है उसमें आप थोड़ा कंपेयर कर पाएंगे, लेकिन ये काफी डिफरेंट है, इसको मैं अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर चेंज मॉडल है वो फोकस करता है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज लाना, बदलाव करना बड़े स्केल पर, ठीक है। और ये जो आपका सिस्टम चेंज मॉडल होता है वो मतलब होता है कि हम किसी सिस्टम में, जैसे कि एजुकेशन एक सिस्टम है, एक हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, तो ये वेलफेयर रिफॉर्म्स लाना, सोसाइटी के अंदर चेंज लाना, वो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, या एक फोकस होता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट रिफॉर्म करना, चेंजेस लाना विद इन द एग्जिस्टिंग, मतलब जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसी में चेंजेस कर रहे हैं, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नैरोवर है जो सिस्टम है, थोड़ा सा नैरोवर है, स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट ला रहे हैं किसी चीज को लेकर के, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम उसकी जो फंक्शनिंग है उसको हम ठीक ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ब्रॉडर होता है, मतलब सोशियो पॉलिटिकल सभी डायमेंशंस को हम बदलते हैं, चेंज करते हैं, रेडिकल रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि बना हुआ स्ट्रक्चर है उसमें कैसे हम संपूर्ण रूप से उसको बदल पाए, चेंज कर पाए। लॉन्ग टर्म टर्म्स उसमें टाइम लगता है। बताइए, ये दोनों क्लियर है पहले? विल एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर चेंज एंड वर्क टू मेकिंग द पीपल पॉलिसी ना। देखिए वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ना, तो वो आपका एक देखो उसको, अब एग्जाम्पल कभी कभी कोई एग्जाम्पल आप दोनों में कंसिडर कर सकते हैं, किस प्रकार का बदलाव आप उसे देख पा रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या क्या चेंजेस हुआ है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि वो कौन सा मॉडल हो, ठीक है। उसमें सोसाइटल चेंज तो नहीं था, उसमें हमारा स्पेसिफिक फोकस था उसी नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर के, ठीक है। स्पेशली वो पॉलिसी किस पे बेस्ड थी, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है या जो आदिवासी है समुदाय जो भी अफेक्टेड हुए थे वहां से पलायन हुए थे, तो उन पर फोकस था, ना कि पूरी सोसाइटी में, पूरे सिस्टम पर। समझ में आ रहा है?
हाँ सर, समझ आ गया। वो जो रिफॉर्म आ रहा है तो वो रिफॉर्म किसमें आ रहा है, पॉलिसी में, दैट इज रिलेटेड टू दी, लाइक जो डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी है, जो जैसे कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता है, कहीं पर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पे जो लोग हटाए जाते हैं उनको सही से रिहेबिलिटेट करना, दैट इज फोकस ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट, नॉट इन द ओवरऑल सोसाइटी। है ना, कहीं पर डैम बनता है, कहीं पर कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बहुत सारी जमीन ले लेती है, लोग वो हटा देती है वहां से। तो वो फोकस हमारा एक सिस्टम स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट लाने को लेकर के है। ठीक है, बताइए, क्लियर? नेक्स्ट इसमें है आपका इंटर कम्युनिटी। देखिए इसमें क्या है, वन सेकंड, कभी कभी ये होता है ना कि एक हमारी एक कम्युनिटी है, उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, कम्युनिटी ये है और एक कम्युनिटी भी है। हो सकता है कम्युनिटी के पास मैन पावर हो, है ना, इनके पास टेक्नोलॉजी ना हो, इनके पास हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हो, इनके पास मैन पावर ना हो, इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो सकता है दूसरी कम्युनिटी के पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। तो जो रिसोर्सेज होते हैं कभी कभी एक कम्युनिटी के पास पूरे पूरे नहीं होते, है ना, इनके पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, इनके पास स्किल्स हो सकती है ना, इनके पास स्किल्स है लेकिन इनके पास जो यंग मैन पावर नहीं है, इनके पास मैन पावर ज्यादा है। तो जहां पर हम मल्टीपल जो कम्युनिटी है उनको एक साथ लाते हैं, सो दैट कि उनके पास जो रिसोर्सेस हैं आपस में मिल करके वो काम करेंगे, और जो भी रिसोर्सेस हैं मिल करके काम करेंगे तो बेहतर तरीके से वो आपस की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो जो इसका कवरेज होता है वो ज्यादा, जो स्कोप होगा वो वाइडर होगा। वॉइस कम आ रहा है गाइस? वॉइस कम आ रहा है क्या मेरा? दो सर ठीक आ सर रहा है। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन था सर, अभी बेटर आ रहा है। ओके ओके। हाँ हो सकता है, एक्चुअली यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, मैं अभी गाँव में आ गया हूँ। ओके, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी थोड़ा क्लोज बोलने का। तो जब जहाँ पर मल्टीपल, जैसे कि दो, फॉर एग्जांपल आप कहीं इस एरिया में रहते हैं, तो एक एरिया के अंदर मान लीजिए एक गांव है जो कि फ्लड अफेक्टेड है। ठीक है, ये गांव है, इसके पास में दूसरा गांव था वो फ्लड अफेक्टेड नहीं है। तो ये लोग इनको कैसे मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं? तो जहाँ पर हम मल्टीपल है, दो कम्युनिटी को ले लेते हैं, तो जो कवरेज है वो बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बोल सकते हैं कि जो कवरेज होता है बढ़ जाता है, जहाँ पर मल्टीपल कम्युनिटी आपस में एंगेज होंगी, साथ में कोलेबरेशन करेंगे, क्योंकि कोलेबरेशन हमेशा ही, यहाँ पर हमारा रिसोर्स शेयरिंग होगा, रिसोर्स शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, कम्युनिटी की जो बाउंड्री होगी बढ़ जाएगी, दो कम्युनिटी एक साथ आ गई है। तो इसका जो स्कोप होता है हमेशा ही ज्यादा होता है, क्योंकि बाकी के इंटरवेंशन आपके एक कम्युनिटी स्पेसिफिक हो सकते हैं या वाइडर भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटर कम्युनिटी, तो कम्युनिटी यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया एक विलेज का, एक कम्युनिटी उससे बड़ी भी हो सकती है। तो जब हम दो कम्युनिटी को एक साथ लाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका स्कोप, उसका कवरेज बढ़ जाएगा। तो जो इम्पैक्ट होगा ओवरऑल वो काफी अच्छा होगा दोनों कम्युनिटी के ऊपर, है ना। जैसे कि मान लीजिए 10 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वहां पर 20 लोग काम करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। समझ में आ रहा है? बोलिए। अभी ठीक क्लियर है सभी को? तो इसलिए हमारा इंटर कम्युनिटी मॉडल ये होगा। ऑल्दो मैंने ये वाला मॉडल नोट्स में दिया हुआ था, तो अगर लास्ट टाइम जो लोगों ने एग्जाम दिया उन्होंने पढ़ा होगा तो आई थिंक सही मार्क कर पाए होंगे, क्योंकि इसका जो है जब मल्टीपल कम्युनिटी के साथ आते हैं, कोलैबोरेट करती है, रिसोर्स शेयरिंग करेंगी तो ऑटोमेटिक उसका जो स्कोप बढ़ जाता है। मैंने भी कंपेयर विद द अदर मॉडल लाइक नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल और अदर मॉडल, उससे कंपेरिजन भी इन्हीं के द्वारा दिया गया, सिद्धि के द्वारा, उनके जो 3 मॉडल हैं उसके साथ साथ। ठीक है, इसमें और भी मॉडल है उसके बारे में पता है आपको, एमजी रॉस के द्वारा दिया गया। कौन से मॉडल है? उन्होंने बेसिकली जो मॉडल है उसको अप्रोच बताया, जैसे कि यहाँ पर मॉडल लिखा है ना, इन्होंने कहा हम इसको अप्रोच बोलेंगे, और 3 अप्रोच इन्होंने दी। एक तो आपका जनरल कंटेंट अप्रोच हो गया, स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच। एक आपका हो गया स्पेसिफिक, तीसरा हो गया प्रोसेस।
ठीक है, तो जो पहला है जो आपका जनरल कंटेंट, जैसे कि इसमें लिखा है नाम से जनरल मतलब इन ओवरऑल इन ब्रॉडर कम्युनिटी की जो भी वाइडर वेलफेयर बोल सकते हैं, जो डेवलपमेंट पे फोकस करता है, कि एक ओवरऑल कम्युनिटी को इम्प्रूव करना, ओवरऑल कंडीशन को इम्प्रूव करना, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये सभी चीज। तो जब हम फोकस करते हैं पूरी कम्युनिटी पर, एक होलिस्टिक प्लानिंग करना, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, इंप्रूवमेंट लाना पूरी पूरी कम्युनिटी का, वो हमारा कहलाएगा। इसके आप सेंटर फैसिलिटी और ऐड कर सकते हैं और भी बाकी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फोकस कहाँ पर हो रहा है, पूरे की पूरी कम्युनिटी पर, जनरल कंटेंट अप्रोच, ठीक है। दूसरा होता है स्पेसिफिक कंटेंट, कि जहां पर हम पर्टिकुलर एक सेक्टर में फोकस करते हैं। इट कुड बी हेल्थ केयर सेक्टर, इट कुड बी एजुकेशन फैसिलिटी, कुड हेल्प शेल्टर शेल्टर प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो इनमें से कोई एक तो होगा। हमारा फोकस होता है टारगेटेड इंटरवेंशन इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और द सोसाइटी। ओके, जैसे कि वाटर फैसिलिटी है तो वाटर प्रोवाइड करना, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, तो कहलाएगा हमारा स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच। ये जो हमारा अप्रोच है दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज वेरी टारगेटेड इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विद अ स्पेसिफिक इंटरवेंशन लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन एंड अदर। थर्ड नंबर है प्रोसेस अप्रोच। तो प्रोसेस जैसे कि नेबरहुड डेवलपमेंट होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसी प्रकार का प्रोसेस अप्रोच होता है, जिसका फोकस होता है यहाँ पर सोशल वर्कर या कोई भी एजेंसी कॉपरेशन प्रोवाइड करती है। ओके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको एम्पावर करना, जहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे ज्यादा फोकस होता है, मोर फोकस ऑन दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोग खुद उसमें आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, साथ में ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, जो भी इनके इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो खुद एड्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल वर्कर। सो उनको ट्रेनिंग देना या बाकी की रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, सो दैट दे कैन हैंडल देयर प्रॉब्लम्स। ओके, ये तीन अप्रोच एमजी रॉस के द्वारा दिए गए, जनरल कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट एंड प्रोसेस कंटेंट। इज इट क्लियर? बताइए, सभी को क्लियर है? तो जैसे कि इसके नाम में लिखा है ना, उससे आपको क्लियर होता जाएगा। जनरल मतलब इन ओवरऑल, स्पेस मतलब किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर, प्रोसेस कि जहां पर फोकस होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक और है, इनका नाम है रोथमैन, इनके द्वारा भी दिए गए मॉडल कम्युनिटी इंटरवेंशन के। कौन कौन से मॉडल है? इन्होंने बेसिकली मॉडल को बोला मोड। मोड कौन, तीन मोड बताए। एक तो आपका लोकेलिटी डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल प्लानिंग या पॉलिसी, कहीं पॉलिसी भी लिखा होगा। तीसरा होता है आपका सोशल एक्शन। लोकेलिटी डेवलपमेंट का मतलब वही है जो मैंने पहले बताया, जैसे कि नेबरहुड डेवलपमेंट लिखा था उनके द्वारा, सिद्दीकी के द्वारा। तो ये हमारा फोकस होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सेल्फ हेल्प, जैसे कम्युनिटी खुद अपनी हेल्प करेगी, लेकिन बाहरी सपोर्ट सोशल वर्कर या कोई एजेंसी उनको देगी। जैसे उनको ट्रेनिंग देना, उनको बताना, उनको एम्पावर करना, उनके साथ मिल करके काम करना, कोलिब्रेट करना। तो ये हमारा कहलाता है लोकल, मतलब लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा खुद एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, उनकी समस्या को एड्रेस करना। सेकंड है सोशल प्लानिंग, तो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा होता है सोशल प्लानिंग, यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो एक्सपर्ट होंगे, जो प्लानर होंगे, जो रिसर्चर होंगे, या जो कोई एजेंसी, उनके जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, वो यहाँ पर फोकस करते हैं, उस कम्युनिटी में जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना, उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना। ये सब काम होता है, सो दैट के बड़े स्केल पर, मैक्रो लेवल पर, उनको थ्रू दी पॉलिसी, थ्रू दी प्लानिंग, हम उनकी समस्याओं को एड्रेस कर पाएंगे, जहाँ पर पॉलिसी और प्लानिंग बॉस होता है, ना कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऑल्दो कम्युनिटी की कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो थोड़े एक्सपर्ट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, या बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सपर्ट्स हेल्प कर सकते हैं उनके साथ मिल करके, है ना। तो वो हमारा कहलाता है सोशल पॉलिसी या सोशल प्लानिंग। ये हमारा पहला मोड है, मोड ए जैसे बोल सकते हैं इसको। ये हमारा मोड बी हो गया,
ये हमारा मोड सी है। कौन सा है तीसरा? सोशल एक्शन। सोशल एक्शन मतलब क्या होता है बताइए? मतलब जैसे कि एक्टिविज्म करना, एक्टिविज्म हो गया, एडवोकेसी करना, प्रोटेस्ट करना, ये सभी आपका कॉन्फ्रंटेशन करना किसके सामने? गवर्नमेंट के सामने, जो अथॉरिटी है। ओके, प्रोटेस्ट वगैरह करना, कैंपेन करना, आंदोलन करना, वो हमारा सोशल एक्शन में आएगा। ठीक है, कि जो भी सोशल इंजस्टिस है उसके अगेंस्ट में हम अपने अधिकारों के लिए, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके लिए लड़ते हैं। तो सोशल वर्कर या बाकी एजेंसी उनको हेल्प करती है, एडवोकेसी करती है, उनकी बेhalf पे एक्टिविज्म करते हैं, प्रोटेस्ट करना, उसमें मदद करना, ये हमारा सोशल एक्शन में आएगा। क्लियर? बोलिए। मोड ए लोकेलिटी डेवलपमेंट, मोड बी सोशल प्लानिंग, एंड मोड सी सोशल एक्शन। सर इन सब की रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर मिलेंगी? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको जब आप कोर्स ओपन करेंगे तो वहाँ एक फोल्डर होगा, दूसरा या तीसरा, जहाँ पे लिखा होगा लाइव क्लास दिसंबर सर 2020। उसमें दो फोल्डर्स है, एक जून की लाइव क्लास, एक दिसंबर की लाइव क्लास। तो जून वाला मतलब जो लास्ट बैच हुआ था, इसको मैंने ऐड कर दिया। जैसे मान लो किसी को देखना है पूरा रिकॉर्डिंग अभी, तो मैंने ऐड कर दिया था कि जिनको अगर पूरा पढ़ना है, जिनके पास टाइम ज्यादा है, तो पुरानी देख सकते हैं। और जो दिसंबर वाला बैच है, मतलब अभी जो चल रहा है, अभी जो क्लासेस हो रही है P3 यूनिट 1 सेकंड 3 की, वो आपको दिसंबर वाले में मिल जाएगी। और जो जून वाला होगा उसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की पहले से रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। सो दैट कि आप ज्यादा अगर पढ़ना है, आगे यूनिट पढ़ना है आपको, पहले से यूनिट 10 9 पढ़ना है, तो वहां से आप देख सकते हो recording। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो उसमें आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन, ये आपके तीनों क्लियर हैं? रुतमैन के द्वारा, सिद्दीकी के द्वारा दिए गए, एमजी रॉस के द्वारा डिफरेंट अप्रोच दी गई है, कमिटी ऑफ नेशन की, कमिटी इंटरवेंशन की। मेरी वॉइस एक तो नहीं हो रही? नो सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है। हाँ, बस क्लियर है सर। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ना वो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, तो गेट बंद कर दिया हूँ, तो ये भी हो सकता है थोड़ा इशू करेगा, बट ठीक है। ये तीनों क्लियर है सभी? तो हमारा अभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इंटर कम्युनिटी मॉडल। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के या इंटरवेंशन को लेकर के जितने भी मॉडल हैं, इनको हम अप्रोच बोल रहे हैं या फिर मोड बोल रहे हैं, तीनों के द्वारा, सिद्दीकी के द्वारा, एमजी रॉस के द्वारा दिया गया है, रोथमैन के द्वारा दिए गए हैं। इनमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग प्लीज गलती मत करना, और कोई भी डाउट है दोबारा हम एक्सप्लेन कर सकें। जो रॉस के द्वारा दिया गया है उसको याद करने का तरीका आपका SPG हो गया। एस का मतलब हो गया आपका स्पेसिफिक कंटेंट, पी का मतलब प्रोसेस अप्रोच, जी का मतलब जनरल कंटेंट। ठीक है। और जो रोथमैन के द्वारा दिए गए हैं, इसमें आपका लोकलिटी डेवलपमेंट मॉडल, स्पेसिफिक प्लानिंग मॉडल एंड सोशल एक्शन मॉडल, ऐसे कुछ याद कर लेना एनालिसिस करके। ठीक है। और एक और है, दैट इज सिद्दीकी की, एक नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, सिस्टम चेंज मॉडल, स्ट्रक्चर। ऐसे कुछ करके आप याद कर लेना, कुछ ना कुछ निम्नलिखित बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम में होता क्या है कि अभी पढ़ के जाएंगे सब कुछ याद रहेगा, वहाँ पर फिर पता चलेगा कि आप रॉस की जगह कहीं सिद्दीकी की लिख दी है, कहीं सिद्दीकी की जगह रॉस का कर दिया, तो गलती मत करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? पहला वाला करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बुक का नाम है, बताइए सर। द बुक रेडिकल सोशल वर्क वाज एडिटेड बाय, किसके द्वारा संपादन किया गया इस पुस्तक का? यूनिट 3 एंड 4 से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं इस क्लास में बता दूंगा आपको। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? याद कर लेना, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसको लिख लेना, जो कंपैरिजन आपके पास होगा ना बुक्स एंड ऑथर का, उसमें इसको ऐड कर लेना आप लोग। ये कुछ उसमें आई थिंक होगा नहीं, रेडिकल सोशल।
क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर वहां पे एडिटेड लिखा था, ऑथर नहीं लिखा था। इससे डिफरेंस पड़ता है क्या? क्या लिखा था? लाइक बुक, मतलब बुक का ऑथर कोई और था क्या? जिसने एडिट किया वो कोई और था? नहीं नहीं, यही बुक, इसमें क्या लिखा है? और कोई नाम लिखा है क्या? हाँ नहीं, मतलब मैं बस वर्डिंग के बारे में पूछ रही थी। द बुक रेडिकल सोशल वर्क वाज एडिटेड बाय, नॉट रिटन बाय। तो नहीं ये नहीं, मतलब इजीली लिखा नहीं होता है, ऐसा कुछ कुछ डिफरेंस होता है क्या? ज्यादा, देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि संपादक वही होता है जो बुक लिखता है अपना। तो कभी कभार के ऐसा होता है कि कोई बुक किसी ने लिखा है, फ्यूचर में हो सकता है और किसी ने उसको एडिट कर दिया हो, नया वॉल्यूम ला करके। तो वो कभी कभार 1% चांसेस होता है। अदरवाइज जो राइटर होता है वही उसकी एडिटिंग करता है, चेंजेस करता है या नए उसमें एडिशन लाता है। वो जनरली उसी का नाम ओके रहेगा, सर। तो एडिट वही रहेगा जनरली। ठीक है, तो आपको पहले वाला मार्क करना। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी रिलेटेड टू। वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस नोट से नहीं है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया था, एक थ्योरी है, आप कवर हो जाएगी इससे। बेसिकली ये एक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी है। एल हार्वे के द्वारा दिया गया इसको। ये थ्योरी इनके द्वारा बनाया गया था कि जो भी अंडर कंट्री है, उनकी जो प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति होती है, जो चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, जो भी चैलेंज फेस्ड बाई दिस कंट्री, बेसिकली जैसे पॉवर्टी है, तो ये सभी कंट्री ज़्यादातर हमारा बीसीएस साइकिल में होते हैं। जैसे किसी कंट्री के अंदर बार हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है, तो ये बीसीएस साइकिल में चले जाते हैं, बीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में। तो उसको लेकर के इन्होंने एक थ्योरी दी, जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, के कम से कम कितना मिनिमम एफर्ट, थ्रेशोल्ड लेवल का एफर्ट कंट्री को देना चाहिए अपनी जो है उनकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक बीसीएस साइकिल हो जाती है तो पॉवर्टी की। जैसे मान लो कि जहाँ पर इनकम कम होगा, लो इनकम होगा, ठीक है, तो सेविंग कम होंगी, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा वहां पर। लो प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा नहीं तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, इनकम कम जनरेशन होगा, फिर वो लो इनकम ही रहेगा, तो ऑटोमेटिक बोल सकते हैं कि विशेष साइकिल हो जाता है प्रॉपर्टी का। तो ये बताते हैं कि अगर इस विशेष साइकिल से बाहर निकलना है, इसको तोड़ना है, तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। ठीक, ऐसा अमाउंट। हाँ जी बोलिए। सर इसका दूसरा नाम क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी? हाँ, इसको बोल सकते हैं, बेसिकली इनका जो थ्योरी था हार्वे का, इनका फोकस था कि इनको ये जी। दिखाना कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, स्पेशली जब वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कम होती है, खराब होती है, तो हमको किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस कंट्री के अंदर जहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, सो दैट कि वो जो विशेष साइकिल है पॉवर्टी का उससे बाहर निकल पाए। तो हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी बोल देते हैं। अदरवाइज का नाम पूरा जो सही है वो है आपका क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, कि कितना मिनिमम, कितना थ्रेशोल्ड लेवल का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इससे। मतलब हाँ जी। गवर्नमेंट को एटलीस्ट इतना इन्वेस्टमेंट लगाना है कंट्री को प्रोग्रेस देने में, ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये इनका फोकस था कि कम से कम शुरुआत में जो इनिशियल स्टेज होती है, ये कॉन्सेंट्रेटेड जो है आपका एफर्ट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि आपका आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, इंडस्ट्री में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, सो दैट की जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस है उससे हम ओवरकम कर पाए, उससे हम निकल पाए। तो ये जो अप्रोच है ये बेसिकली फोकस करती है कैसे हम रिसोर्सेज को सही तरीके से स्प्रेड करें, फैलाएं सभी, एक बैलेंस ग्रोथ के साथ साथ, सो दैट की बाकी के जो है नीड है लोगों की और जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके एड्रेस हो सके। जो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में, किसी कंट्री की जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उसमें ज्यादा होगी, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फंड एलोकेशन का प्लान बनाया कि किस प्रकार से हम फंड को एलोकेट करें डिफरेंट सेक्टर के अंदर, सो दैट कि हम एक फाउंडेशन बना पाए कि इनिशियली इस प्रकार से सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए लगातार कुछ सालों तक, ग्रोथ उस कंट्री की और डेवलपमेंट धीरे धीरे हो।
और जो बिजनेस साइकिल है उससे हम कैसे वो वर्क है बाहर निकल के आ पाए। ओके, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट थ्योरी। ठीक है, वैसे एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब कोरियन बार हुआ था तो जो साउथ कोरिया की स्थिति बहुत खराब हुई थी, तो उनका जो उस टाइम पे बहुत ही पोरेस्ट कंट्री माने जाते थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट शुरू किया, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो धीरे धीरे करके उनकी जो है जीडीपी ग्रोथ एक कांस्टेंट हुई, 8% 9% बढ़ती गई, फिर एक कंडीशन प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छी कंडीशन। तो उनका फोकस था बहुत ही टारगेटेड, टारगेटेड इंडस्ट्रियल उन्होंने पॉलिसी बनाई पहले तो उसके रिगार्डिंग। फिर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, और उन्होंने जो बाहरी इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ किया, जैसे बाकी दूसरे कंट्री के लोग आके वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो एक्सपोर्ट्स थे उनको उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, है ना। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। जी तो सर। जैसे, हाँ, तो अभी जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या लिखा है कि अपोजिट टू द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। देखिए, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का मतलब होता है कि सभी सेक्टर में बराबर ग्रोथ लाने के लिए समय बराबर इन्वेस्टमेंट करना है, हेल्थ एजुकेशन है, बाकी प्राइवेट इंडस्ट्री सभी सेक्टर में। तो ये तो उसका बोल सकते हैं कि अपोजिट क्या है, अपोजिट तो नहीं है, क्योंकि बैलेंस तो करना है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है अपोजिट। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट होगा एक पर्टिकुलर सेक्टर में जहां पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। इंप्रूविंग दैमसेल्फ थ्रू देयर वन एफर्ट, देखिए खुद के एफर्ट से तो नहीं होगा, बाहरी जो इन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट जरूरत है, क्रिटिकल अमाउंट, सो दैट कि हम उस विशेष साइकिल से बाहर निकल के आए। तो खुद के एफर्ट से नहीं होगा, बाहरी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अदरवाइज तो वो सेविंग इन्वेस्टमेंट का चक्कर है, वो इसी में फंस जाएंगे। ओके, तो ये भी नहीं होगा, उसके लिए एफडीआई चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बाहरी इन्वेस्टमेंट हुआ तो आप खुद के एफर्ट से नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए। यहाँ पर है फेस ऑफ द रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन का एक कंसेप्ट और भी था कि जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए इन्होंने कंसेप्ट बनाया था पूरा, यही क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी की। बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, और ये इकोनॉमिक जो विशेष साइकिल है पॉवर्टी की वो भी है, तो उससे इंप्रूवमेंट, उसको उससे बाहर निकलने के लिए मिनिमम क्रिटिकल एफर्ट देना जरूरी है। ठीक है, तो पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। देखिए, अपोजिट नहीं है। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हम कुछ सेक्टर में, जैसे मान लीजिए 3 सेक्टर है, 4 सेक्टर है, उन पर हमारा ज्यादा फोकस होगा, तो पार्शली ये ठीक है, लेकिन अगर हम दो ऑप्शन देखें तो इस पे आपका पहला वाला मार्क कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अपोजिट नहीं है, बैलेंस ग्रोथ तो चाहिए लेकिन कुछ सेक्टर में चाहिए, स्पेसिफिक सेक्टर में चाहिए, है ना। केवल एक सेक्टर फोकस नहीं कर सकते, दो तीन तो एटलीस्ट, सो दैट कि वहाँ पर ग्रोथ हो सके। पार्शली अपोजिट पूर्ण रूप से नहीं है, बैलेंस नहीं है, लेकिन हाँ आप ये वाला मार्क कर सकते, बिकॉज ये फोकस करता है कि जो राइजिंग पॉपुलेशन है, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, स्पेशली ज्यादातर ये आपके अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री वहाँ पर ज्यादा है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर। क्योंकि देखो, और एक वैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अपोजिट बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारा सभी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर, सब में है ना। और ये जो सी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी को बात करती है कि आपका फोकस होना चाहिए स्पेसिफिक सेक्टर, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, सो दैट फाउंडेशन बन पाए ग्रोथ के लिए। तो आपका बहुत ज्यादा अपोजिट नहीं है, लेकिन हाँ बैलेंस थोड़ा आप ले सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ज्यादा क्लोज होगा। थोड़ा सा प्योरिटाइज हम ज्यादा करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर, वो भी है। तो इनका बेसिकली अगर उसको हम समराइज करें, आर्मी की थ्योरी को, तो उनका जो फोकस था कि 3 फैक्टर पे काम करेंगे। एक तो आपका हो गया पर कैपिटा इनकम, और ये ध्यान रखना है आपको पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉपुलेशन किस रेट पे ग्रोथ कर रही है, तो उसी के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर उनके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए कि जो भी इनकम डिप्रेसिंग कंट्री है, ठीक है, उन पे हमको इन चीजों को ध्यान रखना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, और ये भी देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हो रही है और इन्वेस्टमेंट कितना करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे ना। सो दैट इनकम जनरेटिंग फैक्टर्स, इनकम जनरेटिंग हम जो है क्रिएट